नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। ये वक्त है शाम के 5 बजे का, जब टॉप 5 में हम 5 मिलकर आपको बताते हैं 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो इस वक्त तक की बड़ी खबरें क्या हैं, एक एक करके आपको बताएंगे। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन भरेंगे। 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन से पहले एक बड़ा रोड शो होगा, जैसा हर बार होता है। प्रधानमंत्री मोदी रोड शो के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन करने के साथ नामांकन भरेंगे। सड़कों पर स्वागत की तैयारियां बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी हैं। नामांकन को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस नामांकन के वक्त में छत्तीसगढ़ और देश भर के तमाम बड़े नेताओं के भी उस रैली में पहुंचने की संभावना है। खबर यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज नेता इस रैली का हिस्सा बनेंगे, नामांकन प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। तेलंगाना के जहीराबाद में पीएम मोदी की सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री कांग्रेस पर जमकर बरसे। कहा कि कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बनाते हैं। मैं धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं दूंगा आरक्षण। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। और इस वक्त तमाम दिग्गजों के दौरे जारी हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह कोरबा पहुंचे और कटघोरा में एक आम सभा में मंच पर उन्होंने जमकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। शाह ने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई प्रहार किए। सुनवाते हैं आपको। जब मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, फिर राहुल बाबा खड़े हो गए और कहे धारा 370 मत हटाओ। मैंने बोला क्यों ना हटाए भाई, क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर में। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ चलाने, वो कहते हैं मोदी जी को बहुमत मिलेगा तो मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। मेरा फेक वीडियो बनाकर सर्कुलेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कोरबा वालों, 10 साल से आपके आशीर्वाद से मोदी जी के पास बहुमत है। मोदी जी ने आरक्षण ना हटाया ना हटाएंगे। मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 2 साल में नक्सलवाद को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। और भूपेश कक्का नीलजता से कहते हैं कि फेक एनकाउंटर। अरे भूपेश कक्का, नक्सलियों ने स्वीकार कर लिया कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। ये कांग्रेस वाले शर्म नहीं खाते हैं भाई, शर्म नहीं खाते। जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का पोषण कांग्रेस पार्टी सालों से कर। अरे खड़गे साहब, काहे को ये परिवार के लिए झूठ बोल रहे हो? 4 जून को हारने के बाद ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है, आपको मालूम नहीं है। ये किसी के नहीं होते खड़गे जी, बड़ी लंबी सूची है। 4 जून को जैसे ही कांग्रेस हारेगी, ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे। बेचारे 80 की आयु के खड़गे जी की बलि चढ़ने वाली। मैं तो खड़गे जी को सलाह देना चाहता हूं भाई, इसके लिए झूठ मत बोला करिए, आप जो सच है बताइए।
और इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आंतरिक घमासान सतह पर फिर दिखाई पड़ा। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा के साथ छत्तीसगढ़ मुख्यालय कांग्रेस भवन में बदतमीजी और गाली गलौज की घटना हुई है। कांग्रेस पार्टी की नेता राधिका खेड़ा का एक वीडियो इस बाबत वायरल है, जिसपे वे रोते हुए पार्टी के बड़े नेताओं को दिल्ली में इसकी शिकायत करते सुनाई पड़ रहे हैं। यह बताया गया कि यह वीडियो छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन की किसी कक्ष का है। विवाद के बाद राधिका खेड़ा वहां गई और रोते हुए पूरा अपना जो कुछ भी उनके साथ घटा था अपने बड़े नेताओं को बताया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कई नेताओं को फोन तो लगाया, लेकिन किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। नौबत यहां तक आ गई कि राधिका को इसके बाद पैनिक अटैक आया। कुछ देर के लिए उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। वहां से जब लौटी तब उन्होंने होटल पहुंचकर अपना दर्द एक्स पोस्ट के द्वारा शेयर किया। लिखा कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी मानसिकता पर भी अटैक किया। लिखा कि पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग बेटियों को पैरों तले कुचलना चाहते हैं और इसका जल्द ही वे खुलासा करेंगी। कांग्रेस पार्टी इसका बचाव कर रही है, बीजेपी इस पर निशाना साध रही। तो वहीं जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को अपनी हार साफ दिख रही है और कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं होने की भी बात कही है। उन्होंने कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया। सीएम ने कहा कि ना ही संविधान बदला जाएगा और ना ही आरक्षण बंद किया जाएगा। मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी के संपर्क साधे जाने के सवाल पर कहा है कि मुझसे पहले भी संपर्क साधा जाता था, रोज साधा जाता था। मैं पार्टी के साथ हूं, उमंग सिंघार हूं, सिंधिया नहीं। संपर्क तो पहले भी जब सरकार जारी थी, जब भी संपर्क साधा गया और रोज साधा जाता है, तो मैं पार्टी का हूं, पार्टी के साथ हूं और इतना ही कहना चाहता हूं, उमंग सिंघार है, सिंधिया नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 6 बार से विधायक रामविलास रावत ने कल सीएम की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद ग्वालियर में IBC 24 से बात करते हुए रामनिवास रावत ने कहा है कि कांग्रेस छोड़ने का दुख है, लेकिन नए घर में जाने की खुशी भी है। कांग्रेस ने ऐसे लोगों को टिकट दे दिया था जो कभी कांग्रेस के सदस्य ही नहीं रहे। हम इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी सामान्य कार्यकर्ता की तरह थे। कांग्रेस के निर्णय उनके ऊपर थोपे जा रहे थे। अमेठी से राहुल गांधी को टिकट देने की मांग कांग्रेसी समर्थक कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने राहुल को टिकट देने की मांग की। स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल को लड़ाने की मांग लगातार की जा रही है। पोस्टर बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है। नई लिस्ट में 4 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। कांग्रेस ने दिल्ली से सटी गुरुग्राम की हाई प्रोफाइल सीट पर राज बब्बर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से प्रत्याशी बनाया गया। राज बब्बर और आनंद शर्मा के अलावा हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से सतपाल रायजादा और मुंबई उत्तर सीट से भूषण पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया। नारायणपुर के अबूझमाड़ के टेकमेटा में नक्सली ऑपरेशन खत्म हो चुका है। अब ऑपरेशन के बाद जवान वापस लौट रहे हैं। 15 से ज्यादा जवान हेलीकॉप्टर से नारायणपुर पहुंचे। वहीं ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। ग्राउंड जीरो से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद हुई है। बता दें कि कल ऑपरेशन में 10 नक्सली ढेर हो गए थे। मारे गए 10 में से 2 नक्सली DVCM मेंबर जोगन्ना और विनय उर्फ अशोक की शिनाख्त हुई है। IBC 24 की टीम की ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करने पहुंची और नक्सल ऑपरेशन को लेकर ग्रामीणों से बातचीत की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब IBC 24 की टीम मौके पर पहुंची। कुछ घंटों के बाद जब नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा सर्चिंग अभियान पूरा हुआ। एक मुठभेड़ हुई थी कल, जिसमें 10 नक्सली ढेर हुए थे। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ताबड़तोड़ दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग की गई थी। 10 नक्सली मारे गए, 2 की शिनाख्त हो गई है। नक्सल उपयोग का सामान और उस पूरे इलाके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर IBC 24 ने आप तक पहुंचाई हैं।
अबुझमाड़ के टेकमेटा में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ जवान पर भालू ने हमला किया। घायल जवान को हेलीकॉप्टर से जिला मुख्यालय लाया गया। जिला अस्पताल में जवान का इलाज जारी है। बता दें, मंगलवार को टेकमेटा मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर हुए थे। अब जरा जनता की समस्या भी जान लें। सालों से पानी की परेशानी झेल रहे रायपुर के परसूली डी में रहने वाले सैकड़ों परिवार ने इस बार लोकसभा चुनाव के बहिष्कार के लिए चेताया। हाउसिंग बोर्ड और ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोग चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठे। लोगों का यह आरोप है कि हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम दूर की बात है, हाथ जोड़कर वोट मांगने वाले बीजेपी कांग्रेस के नेता तक उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। 5 मई तक अगर समस्या हल नहीं होगी तो अब की बार कोई वोट नहीं डालेगा। नाराज रहवासी लगातार अपनी उपेक्षा का, समस्याओं की तरफ ध्यान न देने का आरोप लगाते। सुनिए। दलदल सिटी रोड पे परसूली इलाके में आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग बीच सड़क पे धरने पर बैठे हुए हैं। चिलचिलाती धूप है और इनके ऊपर आप देखेंगे चुनाव बहिष्कार का एक बैनर लगा हुआ है, पानी नहीं तो वोट नहीं। आपको बता दें परसूली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, चुनाव सर पर है, अभी आप लोग बैठ गए हैं। बहिष्कार का बोर्ड लगा हुआ है, क्या कारण है? इसका कारण ये है सर, हमारे यहाँ वैसे समस्याएं तो बहुत सी, पर मुख्य समस्या हमारे यहाँ पानी की है। हम लोगों को 2015 में हाउसिंग बोर्ड ये मकान तो बना के दे दिए, पर पानी की सुविधा अभी तक नहीं की है। अभी विधानसभा हुआ है, 3 महीने हुए हैं। ग्रामीण विधायक भी तो आए होंगे घूमने यहाँ पर? नहीं सर, अनुज शर्मा नहीं आए हैं, यहाँ नहीं आए। जिला क्षेत्र पड़ता है? नहीं आए हैं। हम लोग खाली मोदी सरकार को देख के दिए हैं वोट, एक बार भी पैर नहीं रखे और ना ही पूछा गया है। समस्या को लेकर कोई काम नहीं हुआ? बिल्कुल जल समस्या की बात कर रहे हैं, किसी भी समस्या पर यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ। ये कॉलोनी केवल वोट देने के काम आती है, बाकी किसी काम में कोई नेता मंत्री यहाँ आते नहीं है। यहाँ पर तो हम लोग अब काम पे जाते हैं, हम लोग को पानी भी नहीं मिलता तो खरीद के पीना पड़ता है। हमारा पूरा काम अभी 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर अगर हमको पानी नहीं मिला हमारी पाइपलाइन से तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। भैया 2 दिन के अंदर काम नहीं हो पाया तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे। पानी की समस्या यहाँ 10 साल से है सर, 15 मिनट 10 मिनट पानी देते हैं, उसके बाद 2 दिन में पानी नहीं देते। देखते हैं इनकी समस्या कब तक सुधरती है और क्या ये लोग सही में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में अपने आप पे व्यवस्था पे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो वहीं अब एक ऐसी खबर जो आपको भी झकझोर कर रख देगी। भोपाल के मिसरोद इलाके में एक नामी स्कूल के हॉस्टल में मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया। बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए SIT की टीम भी गठित कर दी है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी नोटिस जारी कर पुलिस से जवाब मांगा है। तो क्या है ये पूरा मामला, ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझ रहे हैं। भोपाल के एक निजी स्कूल में स्कूल प्रबंधन की मनमानी कहें या फिर वहां हो रहे इस घटनाक्रम की बात कहें, जहां पर एक नाबालिग से, एक बच्चे से दुष्कर्म की वारदात हुई है, दरिंदगी की गई है। फिलहाल अब CM के संज्ञान में आने के बाद यहाँ पर SIT की टीम भी गठित कर दी गई है और ये जो पूरा मामला है, आखिर किस तरीके से उस बच्ची से दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया, ये आप ग्राफिक्स के जरिए पढ़ सकते हैं। FIR में अज्ञात के खिलाफ लिखवाया है, तो आपने अज्ञात के खिलाफ FIR क्यों करवाई? नहीं, हमने अज्ञात के खिलाफ नहीं, हमें जो मेरे बच्चे ने मुझे बताया, जैसा बताया वैसे ही लिखा है। अब वो क्यों अज्ञात लिख रहे हैं ये मुझे नहीं। आपने किन किन के नाम बताए थे FIR में? मेरी बच्ची ने बताया कि जब मेरी बच्ची मेस में खाना खा चुकी थी, खाना खाने के बाद में मेरी बच्ची का कहना है कि वहाँ की जो वार्डन है उन्होंने ज़बरदस्ती उनको दाल चावल खिलवाया अलग से ले आके, और उसके बाद बच्ची को कुछ होश नहीं है। बच्ची जब उनकी रात में नींद खुली बच्ची की, तो उन्होंने देखा कि उनके साथ में कोई अंकल कुछ गलत कर रहे थे ऊपर, और उसके बाद फिर उनको पेन वगैरह भी बच्ची को हो रहा था बहुत। और बच्चे जो बगल में एक और कोई एक्स्ट्रा इंसान खड़ा हुआ था, वो कह रहा था कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, ऐसा 3-4 बार बोला। जो बच्ची ने सुना है मोदी सर सुना है। और इसके अलावा फिर जब बच्ची ने ऐसा बोला कि बच्ची ने ये सुना कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, तो वो जो इंसान था जो बच्ची के साथ गलत कर रहा था, उसने बच्ची की आंखों पे हाथ रखा। फिर बच्ची का कहना मुझे नींद लग गई, मतलब वो बेहोश हो गई। और बच्ची को जब सुबह उसकी नींद खुली तो वहाँ की बच्ची को बहुत पेन हो रही थी, पेट में बहुत तकलीफ उसने बर्दाश्त करी है। वहाँ पे रह के उन लोगों ने बहुत मेरी बच्ची को तकलीफ में रखा है। और
बिना मुझे इन्फॉर्म किया, मुझे बताया तक भी नहीं कि बच्ची को जो है ब्लड हो रहा है या पेट में पेन हो रहा है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। संडे को जब मैंने बच्ची को कॉल किया तो बच्ची मुझे बताना चाह रही थी, इन लोगों ने फ़ोन कट कर दी और मेरी बच्ची को इन लोगों ने बिना मेडिकल कुछ कराए बहुत तकलीफ में रखा। और अब जब हमने इनकी रिपोर्ट करी है, हम नाम उजागर कर रहे हैं, पर ये लोग नाम को दबा रहे हैं कैसे भी करके। और मेरे जो मिलने वाले हैं प्रकाश राजपूत है, वो मुझे जानते हैं, उनसे मेरी बातचीत नहीं होती है। वो जब मैं बच्ची को लेके गई 1250 तो वो वहाँ पे आ गए रात को 12 बजे, मैंने जबकि नहीं बुलाया उनको, वो आ गए। आकर के मुझे सीधा कहते हैं कि मुझे मोदी ने भेजा है, बोले वो बच्ची का इलाज करवाने गई है और उसको रोको, वो बच्ची का इलाज ना करवा पाए उसको रोको और बोले उसको बोलो जो भी लेन देन करके ख़त्म करे। तो मैंने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ, तुम उस क्रिमिनल का सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कहा मैं सबके नाम उजागर करूंगी और मैं फांसी पे चढ़वाऊंगी वो जो भी व्यक्ति है। कौन है मोदी? ये मोदी कौन है? आरोपी कौन है? ये मोदी, ये प्रकाश राजपूत जिस हिसाब से बता रहा है, उसका कहना है कि जो स्कूल है, स्कूल का ओनर है ये। आपकी बच्ची भी जानती होगी उसको? आपकी बच्ची नाम बताएं। बच्ची का कहना है, मैंने उसकी शक्ल देखी, उसकी दाढ़ी, और मैं उसको देखूंगी तो पहचान लूंगी। वार्डन का क्या रोल था इसमें? वार्डन का रोल ये था कि वार्डन ने मेरी बच्ची को ज़बरदस्ती दाल चावल खिलाए, जिसके अंदर कि उसने कुछ मिला के खिलाया, बेहोशी की जो भी चीज़ मिलाई है, ये वार्डन का रोल है। दूसरा रोल है कि मेरी बच्ची को जब जो है, मेरी बच्ची के जब ब्लड के कपड़े हो गए, मेरी बच्ची को जब ऐसा हुआ तो उसने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, या स्कूल वालों ने किसी ने भी मुझे इन्फॉर्म। और दूसरी बात कि वहाँ पे एक भी गर्ल्स नहीं थी, सारे बच्चों को अपने अपने घर भेज दिए गए। आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं स्कूल संचालक की पत्नी की, आपके ऊपर पहले भी इस तरह के मामले हैं, आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं। उनको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, और जो बोलना है बोलने दो। मेरी बच्ची के साथ जो गलत हुआ है इसका तो मुझे न्याय चाहिए, खत्म कहानी। पुलिस के लिए क्या कहेंगे? पुलिस ने कार्रवाई सही समय पर करी नहीं करी, क्या लगता है? पुलिस तो देखो अपने हिसाब से कार्रवाई करी रही है, और जब हमें लगेगा कि हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम बता देंगे। उज्जैन के दांडी आश्रम पंडिताई की शिक्षा ग्रहण करने वाले में 3 किशोरों के साथ यौन शोषण और अनैतिक कृत्य का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आश्रम के ही 2 आचार्य ने इन किशोरों के साथ यौन शोषण और अनैतिक कृत्य किया। महाकाल थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित के मां ने बताया कि गुरुकुल के आचार्यों ने बर्बरतापूर्वक बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाए और किसी को जानकारी देने पर बच्चों को धमकी दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयंत राठौड़ ने कहा पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बताते हैं केशकाल से। 1 महीने से लापता युवक का शव मिला है। हत्या करके नदी किनारे शव को दफना दिया था। ये चैना गांव है जहां दोनों आरोपी बताए गए हैं। पुलिस ने शव को शिनाख्त करके निकाला। आरोपी ने दृश्यम फिल्म की तर्ज पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। मृतक के मोबाइल और सिम को अलग अलग जगह फेंका था। मौके पर एएसपी, एसडीएम, एसडीओपी यानी वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी टीम तैनात हुई। जब उन्होंने इस पूरे केस को क्रैक किया तब पहचान के बाद में कहां आरोपियों ने सारा सामान फेंका था, कहां शव को दफनाया था, वहां पहुंचकर इसे निकाला गया। तो अब शव की शिनाख्त हुई है, बाहर निकाला गया है। हत्या करके नदी किनारे शव को दफना दिया था। एक फिल्म की तर्ज पर, दृश्यम फिल्म की तर्ज पर यह पूरा हत्या का केस सामने आया है। 1 महीने से युवक लापता था जिसका शव अब जाकर मिला। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मोबाइल, सिम निकाल करके फेंके गए और शव को नदी किनारे दफना दिया गया। दृश्यम की तरह मामले को उलझाने की कोशिश की गई। केशकाल में ये एक सनसनीखेज कांड सामने आया। 1 महीने से युवक लापता था जिसका शव मिल गया है। हत्या की है। आरोपियों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि उन्होंने नदी किनारे शव को दफना रखा है। प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, कैसे ये पूरा प्रकरण खुला और क्या क्या सामने आया? जी, सबसे बड़ी कामयाबी है पुलिस की, और वहीं IBC 24 भी लगातार इस खबर को लेकर लगातार लगा हुआ था। और आखिरकार
30 दिन बाद पुलिस को यहाँ कामयाबी मिला है और गांव के ही 2 लोगों ने इसका पूरा हत्या किया। यह पूरा मामला 2013 से चले आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर गांव वालों का ये आरोप है कि वो जादू टोना करता था, इसलिए गांव से बेदखल भी कर दिया गया था। और जिसके बाद ये 28 मार्च को जैसे गांव से कुछ दूर शादी गया हुआ था और पैदल अपने घर वापस देर रात 8:30 से 9 बजे वापस जा रहा था। और जैसे इन गांव वालों को, गांव के 2 आदमियों को भनक लगा तो गांव के 2 आदमी ने बकायदा उसको, जो एक आदमी जो शिव कुमार था, वो दृश्यम अधिकतर फिल्म देखा करता था और दृश्यम मूवी भी देखा था। और जब उससे पूछताछ किया था तो उस दृश्यम मूवी की तरह ही वो घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। सर्वप्रथम उसने गला को दबाया, गला को दबाने के बाद उसको कुछ दूर गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर ले जाकर उसको दफन किया और सिम और जो मोबाइल था उसको आधा किलोमीटर दूर जाकर फेंक दिया और पूरे घर में जाकर वापस चला गया था। और इस तरह पूरा लगातार 1 माह पूरा किसी को पता नहीं चला था, लेकिन पुलिस लगातार कड़ाई किया, जिसके बाद यह खुलासा हुआ है। जी, तो ग्राम चनिया गांव में ये प्रकरण सामने आया, जहां फिल्म देखकर प्लान दिमाग में आया और इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपी पकड़ में है, शिनाख्त हो गई है और इस केस में कई और क्या लेयर्स हैं ये पता लगाएगी पुलिस। फिलहाल सारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं, खुदाई करके शव को निकाला गया। शुक्रिया आपका प्रकाश इस अपडेट के लिए। जबलपुर के रजा मेटल एंड स्क्रैप गोदाम में 25 अप्रैल को हुए विस्फोट हादसे में अब तक पकड़े गए 2 आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गोदाम के संचालक हिस्ट्री शीटर समीम कबाड़ी के बेटे के नाम पर भी शहर में अन्य 2 कबाड़ की गोदाम संचालित हो रहे थे, जिन पर पुलिस ने जांच की। वहीं आरोपी समीम के पाकिस्तान भाग जाने के बाद भी अब चर्चाओं में है, क्योंकि समीम के बेटे का निकाह पाकिस्तान में हुआ है, तो ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि समीम पाकिस्तान जा सकता है। हालांकि पुलिस इस बात पर अभी कुछ भी नहीं कह रही। वहीं जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह देर रात आधार ताल थाने पहुंचे, आरोपी समीम के बेटे फहीम से पूछताछ की। सारंगढ़ में कार से 18,50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। एफएसटी की टीम ने जांच के दौरान नकदी जब्त की है। 3 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया। युवक नकदी को लेकर दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। सालर चेक पोस्ट के पास कार्रवाई की गई है। इंदौर से अगली खबर है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले महाराज, उनका एक अलग अंदाज इस वक्त देखने को सामने आया। एक वीडियो में बागेश्वर महाराज भक्तों के साथ आपको क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। धोती और कुर्ते में बॉलिंग भी कर रहे हैं। एक दूसरा वीडियो भी देखें, गन्ने की चरखी पर रस बनाते हुए निकालते हुए भी नजर आ रहे हैं। गन्ने का रस निकालकर भक्तों को दिया। वे शहर में कथा करने आए, लेकिन अब की बार जब वे कथा करने पहुंचे तो इंदौर में ये 2 अलग अंदाज उनके बड़े चर्चा में हैं। ये देखें, आप धोती में बॉलिंग कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ चरखी से रस निकाल के, गन्ने का रस निकाल के अपने भक्तों को पिला रहे हैं। तो बेहद पॉपुलर हैं, बेहद लोकप्रिय हैं। एक तरफ उनकी कथा, उसमें दरबार वाला अंदाज, तो दूसरी तरफ उनका ये डिफरेंट अंदाज लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। तो वहीं बागेश्वर बाबा से मिलने की जिद में एक महिला ने हाथ की नस काट दी है। महिला बागेश्वर बाबा से मिलने की जिद पर अड़ी थी। महिला सेवादारों द्वारा रोके जाने पर हाथ की नस काट दी और महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। कल रात कथा के बाद पंडाल में हंगामा हुआ था। इस घटनाक्रम के बाद तो टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें, जुड़े रहें IBS 24 के साथ। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।